हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आपसे भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, हम यहाँ पर जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर का नाम था इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, अभी तक अपने चैप्टर में क्या पढ़ा है और कितना समझा है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जैसे कि आप हर चैप्टर के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है और क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्टेटमेंट आपके पास आती है जिससे कहा गया है दैट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। आपने एक थ्योरी आपके पास आती है और उसमें आप थ्योरी का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसमें क्या कहा गया है, जैसे कि जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे तो हमारे पास अलग अलग थ्योरीज आई थी जो हमें बता दी थी कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ होगा। जैसे कुछ थ्योरी कहती थी कि जो जीवन का उद्भव है एकदम से हुआ है, ठीक है, भगवान ने मनुष्य का निर्माण एकदम से किया है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि नदी के किनारे जो गीली मिट्टी है, जैसे ही उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां पर जो जीव है उनका निर्माण होता है। कुछ थ्योरी कहती हैं कि यदि किसी अनाज में पसीने से भरी आपने शर्ट को रखा है तो वहां पर कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि लाइफ दिखाई देती है, यानी कि चूहे आपको वहां पर मिलेंगे। अलग अलग थ्योरीज आपके पास यहाँ पर आती हैं। इसी प्रकार की एक थ्योरी है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें क्या कहा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस में है, आपने कहा लाइफ अरोज फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि क्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये कहा गया था कि जो जीवन का उद्भव है वो जीवन से ही हुआ है, यानी कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हुई है। जैसे कि हमने सेल चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं बचपन से कि जो सेल का फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जीवन का उद्भव दोनों तरीके से हो सकता है, जीवित से भी इसका उद्भव हो सकता है और अजीवित से भी, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों से ही जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, कि जो जीवन का उद्भव है वो सिर्फ और सिर्फ निर्जीव चीजों से यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाइफ अराइजेज स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम अ नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जो जीवन का उद्भव है वो क्या हुआ है, एकदम से हुआ है, ठीक है, और ना तो किसी लिविंग से हुआ है ना ही नॉन लिविंग से हुआ। आंसर एक ऑलरेडी आपके पास है, फिर भी आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और बताइए आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन इसका क्या होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है या रॉन्ग है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक आंसर यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आंसर आपका सही होगा, हो सकता है वो आंसर आपका गलत हो, इसीलिए आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर देखने हैं। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि एकदम से, सडन आप कह सकते हैं, ठीक है, सडन या अचानक से या एकदम से, आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कहा गया है, अगर हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझें तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें ये बोला गया है, यस थ्योरी का जो नाम है वो हमें ये बताता है कि एकदम से जो जीवन का उद्भव हुआ होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली क्या हुआ होगा, लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कहा है कि लिविंग से क्या हुई है, यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। सेकंड कह रहा है कि जो लाइफ है वो दोनों से ओरिजिनेट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी ने स्पॉन्टेनियस जो है वो वर्ड यूज नहीं किया है। दो चीजें हमारे पास आती है। तीसरा कह रहा है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कि जीवन का जो उद्भव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ निर्जीव चीजों से यहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाइफ अराइज स्पॉन्टेनियसली, जीवन का उद्भव एकदम से हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है, इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम नॉन लिविंग, ना तो सजीव से हुआ है ना ही निर्जीव से हुआ है। अगर आपके पास जो स्टेटमेंट आती, अगर आपके पास सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आती, अगर आपके पास सिर्फ इतनी स्टेटमेंट आती, ये वाली स्टेटमेंट नहीं रहती, तब आपका जो आंसर है वो कुछ और होता, ठीक है, कि जो जीवन का उद्भव है वो एकदम से हुआ, क्या है, स्पॉन्टेनियसली हुआ है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आगे का जो सेंटेंस है वो इस सेंटेंस की जो मीनिंग है उसे ही चेंज कर रहा है, क्योंकि आगे बोला गया है ना ही निर्जीव वस्तुओं से हुआ है इसका निर्माण और ना ही सजीव वस्तुओं से हुआ है। तो हमने कहा थ्योरी ऑफ
स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो हमें ये बताता है कि जीवन का उद्भव क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियसली हुआ है, अचानक से हुआ, एकदम से हुआ है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि जीवन का उद्भव ना तो किसी लिविंग से हुआ है ना ही किसी नॉन लिविंग से हुआ है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जीवन का उद्भव कहीं से तो हुआ होगा, किसी चीज से तो हुआ होगा। और दो ही कैटेगरी हमारे पास आती है जब आप अपने पर्यावरण को समझते हैं, तो हमने कहा दो ही चीजें हमारे पास आती हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, दो कारक आते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। ये घटक होते हैं हमारे पर्यावरण के। इन्हीं दो चीजों से हमारा जो पूरा पर्यावरण है, या हमारी जो पूरी अर्थ है, वो यहाँ पे बनी हुई है। तो हमने कहा दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो क्या है, जीवित से निर्माण हुआ है, सजीवों से निर्माण हुआ है जीवन का, या निर्जीवों से निर्माण हुआ है सजीवों का, या दोनों से हुआ है। इनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे। तो हमने कहा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में पहला जो यहाँ पे सेंटेंस है वो तो ठीक है, लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, बट यहाँ से आगे की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी चूज नहीं करेंगे। अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं होती तो ये बिल्कुल सही है कि लाइफ जो है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यही तो कहते हैं कि लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी कहा गया है इसमें कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। यही जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है यही तो कहती है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली हुआ है। ठीक है, लेकिन कैसे हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ है, निर्जीव चीजों से हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कहते कि इसके साथ ये सेंटेंस होता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ ये सेंटेंस है तो ये पूरा इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। हमने कहा ऑप्शन नंबर डी के कंपैरिजन में हमारा जो सुटेबल आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है। तो आप सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या जो आंसर हमने लिखा है वो गलत हो सकता है, क्योंकि हमने कहा अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये बिल्कुल सही आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। लेकिन अगर दो सही में से आपको करेक्ट चूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, एरर ढूंढेंगे, जो कि आपको क्लियर एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, स्टेटमेंट पढ़िए। सेम जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पास एक ऑप्शन आपको दिया गया है, बट जरूरी नहीं है वो सही आंसर हो। आप लोगों को क्या करना है, सारे ऑप्शन अच्छे से समझने हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दो चीजें हमने पढ़ी है, एनिमल हस्बेंड्री है और ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होता है। एनिमल हस्बेंड्री जिसे पशुपालन में होता है, एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्लांट्स में जो यहाँ पे क्या किए जाते हैं, अपने का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं। आपने कहा उनमें उनके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किन के एग्जाम्पल्स है। आपने कहा रिवर्स इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन या नेचुरल सिलेक्शन, किसके एग्जाम्पल है यहाँ पर। आपने कहा रिवर्स इवोल्यूशन में क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है कि पहले इवोल्यूशन हुआ है फिर वो रिवर्स होगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप जैसे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो क्रॉस करवाना है वो किनका करवाना है, तो आप सिलेक्शन जो पेरेंट है, पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। म्यूटेशन कहा जाता है यहाँ पर, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का चेंज, नाइट्रोजनस बेस के नंबर में, सीक्वेंस में, उनकी पोजीशन में किसी भी प्रकार का जो चेंज है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसे म्यूटेशन कहेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें आज से 20-25 साल पहले का और आज के टाइम का, तो आप देखते हैं कि क्लाइमेट में चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं कि चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे विंटर सीजन हो, यहाँ पे रेनी सीजन हो, तो डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो हमने कहा क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, और चेंजेस क्या होते रहते हैं, इन चेंजेस में वही जीव सरवाइव कर पाता है जो खुद को अडप्ट कर पाता है अपने इन्वायरमेंट के प्रति। जो अडप्ट नहीं कर पाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो आपने कहा एनिमल हस्बेंड्री हो गया या प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हो गए हैं, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन के। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ही है, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ रिवर्स इवोल्यूशन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे या म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू द। हमने कहा जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं
हम जब एवोल्यूशन के एविडेंस पढ़ रहे थे, हम प्रमाण पढ़ रहे थे कि क्या प्रमाण है कि एवोल्यूशन हुआ है, उसमें आपने पैलेंटोलॉजी पढ़ी है। आपने कहा ये किसे रेफर करता है, पैलेंटोलॉजी बेसिकली किसे रेफर करता है, या पैलेंटोलॉजी में आप किसे पढ़ते हैं? आपने कहा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं, ये होमोलॉजिकल ऑर्गन्स आप पढ़ते हैं, या फॉसिल्स आप पढ़ते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ते हैं? इजी आंसर, पैलेंटोलॉजी मीन्स हम फॉसिल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हमने कहा होमोलोगस का मतलब होता है जो ओरिजिन स्ट्रक्चर में सेम होते हैं और फंक्शन इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। इन्हें आप कैसे डिफाइन करेंगे? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। एनालॉजी में हमने कहा डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलैरिटी इन फंक्शंस, ठीक है। क्लियर है? ये कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन्हें डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बोन्स ऑफ अ फॉरलिम्ब ऑफ अ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। हमने कहा यहाँ पे व्हेल का एग्जाम्पल देखा था, बैट का एग्जाम्पल देखा था, मैन यानी कि जो ह्यूमन बींग है उसका एग्जाम्पल देखा था, चीता का एग्जाम्पल देखा था। इनकी जो बोन्स होती है, हड्डी, जो फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब दो होते हैं, फोर लिम्ब का मतलब हम हाथों की बात करें, इनकी जो फोर लिम्ब की जो हड्डियां होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे हम आपने बोन्स का नाम पढ़ा था तो वो सेम होती हैं, सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर सेम है और सेम टाइप की बोन्स वहां पर होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, या फिर दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, इनका जो पूर्वज है वो एक ही है, समान पूर्वज है सबका। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, एक ही काम को कर रहे हैं। दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटी, क्योंकि इनमें क्या है, बायोकेमिकल सिमिलैरिटी है। तो आपने कहा, हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को बना रहा है, ऐसा नहीं है कि इनका सेम फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि बायोकेमिकल सिमिलैरिटी होती है। आपने कहा क्योंकि इनका क्या है, जो पूर्वज है वो एक ही है। यही तो हमारे एग्जाम्पल आए थे यहाँ पर पैलेंटोलॉजी में, हमने यही तो पढ़ा था कि ये क्या है, इवोल्यूशन के यहाँ पर हमारे पास एविडेंस आते हैं कि सबका जो एंसेस्टर है वो एक ही है, सबका पूर्वज एक ही है। और उसी से क्या है, आपने कहा वेल भी यहाँ पे डेवलप हुई है, बैट भी डेवलप हुआ है, चीता भी डेवलप हुआ है, ह्यूमन भी डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यही हमें क्या बताता है, एवोल्यूशन को बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपने कहा एनालॉगस ऑर्गन्स अराइव ड्यू टू, जो एनालॉगस ऑर्गन्स अराइव होते हैं वो अराइव होते हैं किसकी वजह से? आपने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। अब हम एनालॉगस ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो हम इवोल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। जो आपके दो ऑप्शन में इवोल्यूशन है वहां पे जाएंगे, इवोल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। हमने कहा डाइवर्जेंट होता है या कन्वर्जेंट होता है? एनालॉगस का मतलब है, एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने कहा क्या होता है फंक्शन, अगर हम देखें तो हमने कहा फ्लाई, उड़ना। अब आपने कहा कि अलग अलग जीवों के अलग अलग जो अंग हैं वो क्या कर रहे हैं, उड़ने का ही काम कर रहे हैं। इसी में तो हमने एग्जांपल देखा था, आपने कहा था बटरफ्लाई के विंग्स हो गए हैं, बैट के विंग्स हो गए हैं, और यहाँ पर बर्ड्स के विंग्स हो गए हैं। ये सभी क्या करें, इनका काम है उड़ना, सभी क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। जबकि डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ओरिजिन में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी सभी क्या कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कहा इकट्ठा होने का मतलब है कन्वर्जन, कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। और डाइवर्स का मतलब होता है एकदम फैला हुआ, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमने कहा था एक क्वेश्चन आप ये बताइए, एक आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो भारत है, भारत में आपने कहा कि वेशभूषा के आधार पर आप कितने प्रकार के वेशभूषाओं को बता सकते हैं?
हमने कहा, या फिर पकवान, चलिए पकवान ले लेते हैं कि भारत में कितनी प्रकार के पकवान होते हैं। अब आप नॉर्थ से लेकर के साउथ, आप ईस्ट से लेकर के वेस्ट, आप सभी जगह जाएंगे और आपको इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर मिलेंगे, बहुत सारे आंसर। ठीक है, क्या मिलेंगे? बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि आप जिस राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का क्या नाम है, तो आप रहते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके राज्य का क्या नाम है। आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, वहां पर एक आंसर है, उत्तराखंड। अब ऐसे दुनिया के हमारे अलग अलग जो उत्तराखंड के जो निवासी होंगे, सबका आंसर अलग अलग होगा, सबका आंसर सेम होता है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि सीमित, कम। आपने को बहुत सारे अलग अलग जो जीव हैं, उनके जो अंग मिल करके यानी कि उनके जो अंग है वो एक काम को कर रहे हैं। आपने कहा बैट के जो विंग्स है वो भी, बटरफ्लाई के जो विंग्स है वो भी, बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो भी। ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं, हमने कहा इनके जो विंग्स होते हैं ये उड़ने का काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता तो हमने कहा कि जो फोर लिम्ब हमने देखा, फोर लिम्ब का एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ही प्रकार का है, तो ऐसा नहीं कि एक प्रकार का स्ट्रक्चर है तो सब एक ही काम कर रहे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समान संरचना वाले जो अंग हैं वो अलग अलग कार्य को कर पा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्या है, डाइवर्ज है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैला हुआ, डाइवर्ज का मतलब होता है फैला हुआ, या फिर बहुत सारे ऑप्शन होना, या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ही प्रकार के जो अंग हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य को कर पा रहे हैं। तो हमने कहा एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है यहाँ पे, जो एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों बनते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि सेकेंड टाइप का हमारे पास आता है जो इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ पढ़ा था आपने, जब आपने यहाँ पर बात की थी किसकी, चलिए होमोलोगस की। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है होमोलोगस। अगर यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन आता तो आपका जो आंसर होता वो क्या होता, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपसे पूछा जाता होमोलोगस ऑर्गन्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो आपने कहा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। एनालॉगस का क्यों हुआ है, क्योंकि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोकता है, ये काम होता है एंटीबायोटिक का। हमने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जिन जो कैसे होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। अब आपके पास एक चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था ये है एक बैक्टीरियल सेल, इसमें आता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसका नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, आपने कहा इसमें कुछ स्पेशल प्रकार के जीन होते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो होता है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के जीन होते हैं, जीन जिस पे जो एंटीबायोटिक्स है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कहा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में एक जीन होता है, ये जीन जो है टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, कि टेट्रासाइक्लिन का छिड़काव जब इस पे करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये जिस बैक्टीरिया सेल में होगा वो जो बैक्टीरिया है वो कैसा होगा, डिजीज रेजिस्टेंस वो क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया किस चीज का एग्जाम्पल है, आपने अडेप्टिव रेडिएशन का, ट्रांसडक्शन का है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन का, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। आंसर में आपको बताया गया प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। जो फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में, इग्निशियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, एनी टाइप ऑफ रॉक में। अब ये जो टाइप्स ऑफ रॉक है ये हम बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं, जब यहाँ पर आपको रॉक्स के बारे में बताया जाता है, वॉल्केनो से किस प्रकार से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार जब वॉल्केनो से अलग अलग टाइप का रॉक होता है तो कैसे होता है, कभी आपने देखा होगा अंडर द सरफेस। ठीक है, या जैसे हमने कहा कि सरफेस के अंदर होगा या सरफेस पर होगा, अलग अलग प्रकार से क्या होता है रॉक का फॉर्मेशन होता है।
हमने कहा जो यहाँ पे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो की झाग से भी कुछ प्रकार के रॉक्स बनते हैं, या फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे मरीन लाइफ होती है वहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके एक्यूमुलेशन से भी क्या होता है, रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग प्रकार के रॉक आते हैं, जैसे सेडिमेंट्री है, ठीक है, जो सेडिमेंट से बनती है, इग्निशियस है या मेटामॉर्फिक है, अलग अलग प्रकार के रॉक होती हैं। हमें पूछा जाता है कि फॉसिल्स कहाँ जनरली पाए जाते हैं, आपने कहा सेडिमेंट्री रॉक्स पर पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन मॉथ, बिस्टन एंड बेटुलेरिया, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आए हैं, स्टेबिलाईजिंग, ठीक है, डायरेक्शनल है या डिस्ट्रप्टिव है या आर्टिफिशियल है। ऑप्शन आपका है डायरेक्शनल यहाँ पर है। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और ऑप्शन को यहाँ पर देखिए ध्यान से कि किस ऑप्शन का यहाँ पे क्या मतलब होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीशीज। जो लिंक स्पीशीज है उसके एग्जाम्पल कौन है? ऑप्शन है लोब फिश है, डोडो बर्ड है, ठीक है, सी वीड्स है या चिंपैंजी है। लोबो फिश है, लेकिन आप देखेंगे कि किसके लिए लिंक स्पीशीज है, ये आपके लिए होमवर्क में है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, जितना ये चैप्टर ऐसे कि जितना क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाएंगे उतना क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि चैप्टर हमारा पूरा थ्योरेटिकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज वर्क। स्टार्टिंग के टाइम में जो एनर्जी सोर्स रहा होगा वो क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकेंड है क्लोरोफिल है, तीसरा है ग्रीन प्लांट्स है, और लास्ट है जो आपका है यूवी रेज एंड लाइटनिंग। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अगर हम सोर्स देख रहे हैं एनर्जी का, जब यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, अगर हम तब की बात कर रहे हैं तो अपने को यूवी रेज और लाइटनिंग होती है। यही तो हमने कहा था कि जब पृथ्वी क्या थी, का जलता हुआ गोला थी, ठीक है, बहुत मिलियन ईयर में हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुई है, आपने कहा कि बारिश हुई है, और ये बारिश पता नहीं कितने हजार वर्षों तक चलती रही, ठीक है। उस टाइम पर आपने कहा कि जो स्टार्टिंग में वहां पे क्या था, यूवी रेज थी, क्योंकि आपने कहा ओजोन लेयर्स नहीं बनी थी तो यूवी रेडिएशन थी, लाइटनिंग यहाँ पर होती थी, और इसीलिए हमने कहा कुछ प्रिमिटिव जो गैसेस यहाँ पर थी, ठीक है, उन प्रिमिटिव गैसों में जो एनर्जी सोर्स था वो क्या था, यहाँ पर यूवी रेडिएशन थी और लाइटनिंग थी। तभी तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा कि जब पानी वहां पे आया, ठीक है, अर्थ में पानी आया, प्रिमिटिव गैसें थी, और यहाँ पे क्या थी, एनर्जी सोर्स लाइटनिंग थी, यूवी रेज थी या वॉल्केनोस यहाँ पर थे, उसके द्वारा ही यहाँ पे क्या हुई, क्रियाएं हुई, और आपने कहा कि जो आपको ऑर्गेनिक मैटर है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड यहाँ पर बने, ठीक है, जैसे कि आपने कहा ग्लूकोज यहाँ पर बना, तो इस प्रकार से जो चीजें उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे और हमने कहा अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक यूकैरियोट सेल यहाँ पर बन गई हैं, उनके लिए एनर्जी सोर्स अगर हम कहते हैं तो हमने कहा उनके लिए जो एनर्जी सोर्स है, जो सेल्स हैं उनके लिए एनर्जी सोर्स होता था वो केमिकल्स हैं, क्योंकि वो अपनी फीडिंग के लिए, उनके पोषण के लिए एनर्जी सोर्स क्या था वहाँ पे, केमिकल्स है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और अब क्या हुआ, हेटेरोट्रॉपिक से ऑटोट्रॉपिक सेल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके लिए जो एनर्जी सोर्स यहाँ पर है वो अब क्या हो गई है, आपने कहा कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो हो गया है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि आपसे पूछा गया अर्ली सोर्स का मतलब है कि सबसे प्रिमिटिव सोर्स क्या रहा होगा, तो आपने कहा यूवी रेडिएशन है और लाइटनिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लगाते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर जो आपका इवोल्यूशन है इजी है, बस आपको समझना है चीज़ों को, थ्योरीज को थोड़ा सा समझना है, और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।